नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम बीत चुका है। तो उसमें बहुत सारा हाइप बना हुआ है कि साइंस के जो सवाल थे सीधे-सीधे एनसीईआरटी से उठा लिए गए हैं। साइंस के सवाल थोड़ा टफ पूछ दिए गए हैं, न्यूमेरिकल पूछ दिए गए हैं। तो आइए हम लोग उसी न्यूमेरिकल को आसान शब्दों में, आसान भाषा में साइंस के सवाल को करते हैं, ताकि आप लोगों को 72वीं बीपीएससी देते समय या अभी वर्तमान एईडीओ एग्ज़ाम देते समय एक आइडिया लग सके कि कैसे पूछा जाएगा, कैसे जो न्यूमेरिकल होगा उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो आप अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को देखिए अंत तक, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके विज्ञान के प्रश्नों को देख करके। तो पहला सवाल है हमारे स्क्रीन पे कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, तो सीमांत घर्षण बल क्या है। तो सबसे पहले जरूरी है यहाँ पे समझना कि सीमांत घर्षण बल होता क्या है। तो यहाँ जब हम लोग सीमांत घर्षण बल समझ जाएंगे तो हम लोग पता लगा पाएंगे कि जो इसका मान होगा वो कितना होगा। तो देखिए, जो सीमांत घर्षण बल होता है वह अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल होता है। स्थैतिक घर्षण बल होता है जो किसी वस्तु को गति में लाने से पहले उस पर कार्य करता है। तो देखिए यहाँ लिखा है नियत वेग। नियत वेग का मतलब हो जाता है कि जब नियत वेग आपका होगा तो त्वरण वहाँ क्या हो जाएगा, त्वरण वहाँ पर शून्य हो जाएगा। त्वरण यहाँ शून्य हो जाएगा। तो जब त्वरण शून्य हो जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि लगाया गया जो बल है 200 न्यूटन का, वो गतिज घर्षण बल के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 200 न्यूटन। इसका सही उत्तर है आपका 200 न्यूटन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी न्यूमेरिकल ही पूछा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पेन पेपर लेकर आप लोग बैठिए, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कीजिए और मैच कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या है। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइम। टाइम कितना दिया है आपका 20 सेकंड, ध्यान रखिएगा। और डिस्टेंस दिया है यानी कि एस कितना दिया है आपका 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो 400 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ए नहीं दिया है, जबकि F बराबर क्या होता है आपका, जब हम बल निकालेंगे तो F बराबर क्या निकालेंगे, F बराबर m, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर हम द्रव्यमान तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 7 टन जो है द्रव्यमान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर त्वरण नहीं दिया हुआ। तो त्वरण हम लोग निकालेंगे पहले। तो त्वरण निकालने के लिए एक सूत्र होता है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन इसमें u भी नहीं दिया है। तो u बराबर क्या मान लेते हैं, u बराबर 0 मान लेते हैं। अब निकालते हैं इसको, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर t 20 सेकंड रखेंगे, u 0 रखेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। और बचा ये, तो यानी कि 400 बराबर हो जाएगा आपका 1/2 गुणे ए का मान निकालना ही है हमको, और t यानी कि 20 गुणे 20 तो एक कट जाएगा ये 10, यानी कि 200 से ये कटेगा आपका 2, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ बराबर एम ए जो सूत्र होता है, एफ बराबर एम ए, उसमें आपका एम दिया है 7 टन और ए दे दिया है आपका, ए निकल कर आया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये टन में दिया है, हमको इसको केजी में बदलना है क्योंकि न्यूटन दिया है। तो 1 टन बराबर कितना होता है 1000 केजी। तो 60 टन बराबर 7000 केजी। तो 7000 यहाँ लिखेंगे और 2 त्वरण हो गया। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 14000 न्यूटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल ही है। इसमें पूछा गया है कि किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी। कुल ऊर्जा जूल में पूछा है। तो देखिए हम लोग को पता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, यानी कि 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है, 6 जूल होता है। तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे 250 यूनिट में कुल कितनी ऊर्जा होगी। कुल ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है, तो कुल कितनी ऊर्जा खपत होगी। तो 250 इंटू 3.6
इंटू 10⁶ जूल। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका 900 गुणे 10⁶। अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 9 गुणे 10⁸। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ध्यान दीजिए। अगला सवाल है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्टील यानी कि इस्पात। इस्पात में आपका ध्वनि का चाल अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि जो ठोस होता है, ठोस माध्यम में ध्वनि तीव्र गति से चलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगर बात करें स्टील में कितना होता है, स्टील में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती कितनी है? तो इसकी स्टील की चाल होती है 5960 5960 मीटर पर सेकंड चाल होती है इसमें स्टील में। ध्यान रखिए। जबकि जल की बात करें तो जल में कितना होता है 1531। ये प्योर एनसीईआरटी से पूछा हुआ सवाल है। 9th क्लास के एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी का सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड शुरू किया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम लोग शुरू करें। कितना होता है मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें वायु में, तो वायु में कितना होता है 346 मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि हाइड्रोजन में कितना होता है? तो हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। इसका क्या मतलब है? स्थितिज ऊर्जा जो है लगातार कम होती जाती है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो ये भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया सवाल है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत वाला जो चैप्टर है 9th क्लास में, उसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर न्यूमेरिकल पूछा है। न्यूमेरिकल इस बार काफी पूछा गया है, तो आप लोग न्यूमेरिकल को भी थोड़ा देखते रहिएगा। हम इसी यूट्यूब चैनल पर साइंस के न्यूमेरिकल को बनाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। यहाँ पर लिखा है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, यानी कि एक बराबर कितना है 140। यहाँ न्यूमेरिकल बनाते समय ऐसे ही हल किया जाता है, लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा है कि जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य क्या है? तो देखिए, जो कार्य का सूत्र होता है यानी कि W बराबर क्या होता है F इंटू एस, यानी कि बल गुणे विस्थापन। तो बल तो हम लोगों को पता ही है, बल कितना है 140 न्यूटन, और विस्थापन कितना दिया है यानी कि 15 मीटर यानी कि दूरी है। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2100 जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए, अगर आप लोगों को इसमें फॉर्मूला याद रहता तो ज्यादा वक्त नहीं लगता बनाने में, न्यूमेरिकल उतना हाई नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ये तो हम लोग बचपन में यानी कि 8-9 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है अनंत होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है? पहले तो हम देखते हैं कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। P बराबर होता है VI यानी कि वोल्टेज इंटू एम्पियर, विद्युत धारा। अगर फिर हम लोग बात करें कि P बराबर होता क्या है, तो P बराबर पहले V बराबर क्या होता है, V बराबर आपका होता है, इसको हम देखते हैं अच्छा से। तो V बराबर होता है आपका IR। तो इसी फॉर्म V बराबर IR को यहाँ रखेंगे यानी कि IR इंटू I। तो ये फार्मूला बन जाएगा I स्क्वायर इंटू R, ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूला के बेस पे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं बन रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला 79 नंबर सवाल देखते हैं। लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? लघु पाथन के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, तभी तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है यानी कि वायर में आग लग जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं।
उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के लिए युक्ति कौन सी है? तो ये तो डेली बेसिस वाला सवाल पूछा गया है कि उपकरण जो हमारे घर में उपकरण लगे होते हैं समानांतर क्रम में, उसमें विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी होती है? तो हम लोग जानते हैं युक्ति कौन है, तो ये आपका फ्यूज है। फ्यूज जो है हमारे घर के जो सामान होते हैं, उपकरण होते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं जब हाई वोल्टेज हो जाता है। तो क्या सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, कोई बात नहीं। पूछा है कि 0.1 N HCl समाधान का पीएच मान है लगभग। तो देखिए जो पीएच मान निकालते हैं उसको एक फार्मूला होता है लॉग इंटू H प्लस आयन। जो पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने की थी, तो लॉग H प्लस आयन। तो इसमें अगर हम लॉग 0.1 को रखेंगे, 0.1 को रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1.0। तो इसका कन्वर्ट करके मान आता है 1.0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। पूछा है कि स्मार्ट फिल्म बनाने के लिए यानी कि जो परछाई होती है यानी कि चलचित्र, उसके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियम टिन ऑक्साइड। इंडियम टिन ऑक्साइड जो है इसका बेहतरीन से उपयोग किया जाता है स्मार्ट फिल्म बनाने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस यौगिक का उपयोग होता है? जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा के उपचार में किस धातु यौगिक का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम। जो प्लेटिनम है कार्सिनोमा के उपचार, कार्सिनोमा जो है एक कैंसर टाइप का बीमारी है, तो उसमें जो उपचार के लिए उपयुक्त धातु होता है वो प्लेटिनम होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, ये भी पूरा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी की किताब में। यहाँ पर पूछ रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कौन सा यौगिक है जो गर्भ निरोधक गोली के रूप में उपयोग होता है? देखिए जब एनसीईआरटी खोलिएगा तो इस नाम से जो लेवेनोगेस्ट्रेल होता है, इसको एक सब हेडिंग बनाकर इसके बारे में लिखा हुआ है। उस लाइन में लिखा है कि जो इसका उपयोग है गर्भ निरोधक गोलियों को बनाने में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला है, तेल को गैल्वेनाइट आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? जो तेल होता है, तेल को गैल्वेनाइट आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो देखिए क्यों नहीं रखा जाता है, इसका कारण क्या है? यह जहरीला यौगिक बनाता है, बिल्कुल सही है। यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, ये भी सही है। यह जंग देखी जा सकती है, यानी कि जंग भी लग सकता है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि तेल को गैल्वेनाइट आयरन पॉट में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि यह जहरीला यौगिक भी बना देता है, तेल की गुणवत्ता को भी कम कर देता है और जंग भी लग जाता है। अगला सवाल है कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन रेटिंग जो है इसको बढ़ाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टेट्राएथिल लेड। टेट्राएथिल लेड जो है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए। इसका सूत्र क्या है? अगर टेट्राएथिल लेड का सूत्र जानना चाहें हम लोग तो इसका सूत्र होता है CH3CH2 4Pb, यानी कि Pb जो है लेड है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है कि PHBV जो PHBV है बायोडिग्रेडेबल तो है ही, पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? PHBV पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यानी कि जो ये बायोडिग्रेडेबल के साथ और क्या है, तो इसका उपयोग होता है पैकेजिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइस और कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज में भी इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन किसके द्वारा होते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके द्वारा हार्मोन जो है रक्त में जाकर मिल जाते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होते हैं। जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या रिलीज करती है? तो एंजाइम रिलीज करती है, एंजाइम।
तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण कौन है, तो इसका हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है अग्नाशय, पैंक्रियाज भी बोला जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? ये जो लाइन है ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को कौन दर्शाएगा? तो ये परजीविता। परजीविता इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आईजीएम। आईजीएम क्या करता है? तो यह बड़े आकार का होता है और शरीर में प्रारंभिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ यह पहली बार संक्रमण के जवाब में बनने वाला पहला एंटीबॉडी भी है। बात करें आईजीए की, तो आईजीए जो है यह मुख्य रूप से स्राव जैसे कि आंसू हो गया, लार हो गया, इसमें पाया जाता है और श्लेष्मा झिल्लियों की रक्षा करता है आईजीए। जो आईजीजी है यह शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ यह संक्रमण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। और अंतिम रहा आईजीई, तो आईजीई जो है एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह परजीवियों से भी बचाव करता है, परजीवियों से भी बचाव करता है ये आईजीई। अगला सवाल देखते हैं 92 नंबर। अगला सवाल है कि जैविक झिल्ली किसके बनी होती है? जैविक झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में कौन से नॉनसेंस कोडन है? नॉनसेंस कोडन के बारे में बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूएए, यानी कि जो नॉनसेंस कोडन है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको और आपके स्टॉप कोडन के नाम से जाना जाता है, स्टॉप कोडन। तो इसके अलावा और कौन कौन है? तो यूएजी है, यूएजी। अब कौन सा है? यूजीए, यूजीए और यूएए। ये आपके 3 नॉनसेंस कोडन है। इन्हें क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडन के नाम से भी जानते हैं, स्टॉप कोडन, स्टॉप कोडन के नाम से भी जानते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजाति क्या कहलाती है? विलुप्त होने की खतरे में पड़ी प्रजाति को क्या बोलते हैं? आपको लुप्तप्राय बोला जाता है, लुप्तप्राय सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कौन खरीफ फसल है? देखिए ये कितना आसान सवाल पूछा गया है कि कौन सा खरीफ फसल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गन्ना। गन्ना जो है खरीफ फसल के साथ साथ द्विवार्षिक फसल भी है, जबकि जो जौ है, चना है, गेहूं है, ये कौन सा है? आपका रबी फसल है, रबी फसल है। तो खरीफ फसल, रबी फसल के वर्गीकरण अगर आपको पता होगा तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा कार्य करते हैं पौधों में जाइलम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करते हैं। पानी के साथ साथ घुले हुए खनिजों का परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका जाइलम है, जबकि भोजन का परिवहन कौन करता है? फाइलम होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एपीडी कोंडोले। एपीडी कोंडोले जो थे पहले व्यक्ति थे जो पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक की विशेषता का उपयोग किया था। अगला सवाल देखते हैं कि आम में हम जो भाग खाते हैं, आम का जो हम भाग खाते हैं वह कौन सा भाग खाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य फल भित्ति। देखिए जो आम ऐसे होता है, इसमें ये छिलका हो गया, इसका एक मध्य फल भित्ति हो गया, ये गुठली हो गया। तो इसका जो ये वाला भाग होता है ये हम लोग खाते हैं, तो ये कौन सा है? मध्य फल भित्ति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, जो हमारे साइंस टेक का लास्ट सवाल होगा, अंतिम सवाल होगा। तो अगला सवाल है कि माइकोराइजा के संबंध में पौधों का लाभ है। माइकोराइजा यानी कि कवक मूल के बारे में पूछा है, कवक मूल के बारे में। पौधों को मूल लाभ क्या है? तो पौधों को मूल लाभ है कि खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। आपका ऑप्शन डी हो जाए। तो इस प्रकार हमने 71वीं बीपीएससी में जो साइंस टेक के सवाल आए थे वो सबको आसानी से सफलतापूर्वक कर लिया है। जितने भी न्यूमेरिकल थे उसको भी सॉल्व किया है।
तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाने का ट्रेंड बीपीएससी ने अपना लिया, जिसमें बोटनी, जूलॉजी और साइंस टेक के सवाल जो है काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 71वीं बीपीएससी जो दिए हैं नहीं दिए हैं, लेकिन 72वीं बीपीएससी में ऐसा ट्रेंड होने वाला है। साथ ही साथ एईडीओ का जो एग्जाम होने वाला है हाल ही में, उसमें भी ऐसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर दी है, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एईडीओ की परीक्षा में जो है सफलता प्राप्त हो सके। चलिए, थैंक यू।